का अपना जो है आज लास्ट सेशन हो सकता है, मे बी, है ना, क्योंकि जो भी अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए थे वो आज अपन डिस्कस कर लेंगे, तो फाइनली परसेंटेज आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स वाला अपन ने डिस्कस कर लिया, मार्क्स वाले हो गए, मार्क्स वाले। एक ये और वैरायटी बची है आपकी जिस पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये दो एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले मैं एक समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन करना। एक सपोज एक व्यक्ति की आय थी कोई 10,000 रुपये। कितनी थी व्यक्ति की आय? 10,000 रुपये। मैं दो स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% वो खाने पे खर्च करता है। किस पे खर्च करता है? खाने पे खर्च करता है। ठीक है, इसी तरह 15% वो किराए पे खर्च करता है, कहीं आ रहा है जा रहा है, ट्रांसपोर्ट पे या जो भी आप रेंट मानना चाहें। और फिर 25% जो है वो शिक्षा पे खर्च कर देता है। 25 लिखा है, कितना लिखा है? कितना लिखा है? 25 लिखा है। ठीक है, और फिर वो जो है 10% जो है वो कपड़ों पे खर्च कर देता है। किस पे खर्च कर देता है? कपड़ों पे खर्च कर। ऐसे करके कुछ, जैसे मैंने टर्म्स ऐसे दिए हैं, अब कुछ और भी टर्म आ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के पास जो अपनी आय है वो अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है अपने ग्रॉसरी पे खर्च करता है। तो टर्म्स अच्छे दे देगा, ऐसे टर्म्स नहीं देगा। ग्रॉसरी पे खर्च कर देता है, कुछ जो है वो अपने रूम रेंट पे खर्च कर देता है, कुछ पैसा जो है वो अपने बैंक अकाउंट में जमा करता है। ठीक है, और कुछ जो पैसा बच जाता है वो अपने घर के खर्चों में इस्तेमाल कर लेता है, अदर खर्चों में। ऐसे करके वो लैंग्वेज में यूज़ देगा। मैंने नॉर्मल शब्दों में लिख दिया है। एक ये स्टेटमेंट है, फिर एक में दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, सेम ही प्रश्न है। आय का 20% खाने पर, जो भी टर्म है आप वो ले लेना। शेष का 25% जो है वो किराए पर, और शेष का शिक्षा। इन दोनों प्रश्नों में क्या अंतर है? इन दोनों प्रश्नों में आपको थोड़ा बहुत अंतर दिखाई दे रहा होगा। बोलो, दिख रहा है अंतर? बस यही अंतर अपने को क्या करना है, पहचानना था। यहाँ पे जो बोला गया है, अब देखो जरूरी नहीं है कि वो आपको आय ही देगा हमेशा, वो आपको रिमेनिंग अमाउंट भी दे सकता है। क्या दे सकता है? आपका बचत या फिर रिमेनिंग अमाउंट। बचत बोला जाए या शेष राशि बोला जाए, कुछ भी करके या तो वो ये देगा या तो वो ये देगा डेटा में। ठीक है, और एक चीज़ और है यहाँ पर, अब ये जो भी आय दी जाती है या आपको बचत दी जाएगी या आपको शेष राशि करके बोला जाएगा, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, डेटा जो आपसे बोला गया है वो मासिक बोला गया है या फिर या क्या बोला गया बार, इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। गलती होने के चांसेस यहाँ पे दो जगह रहती है। एक तो आपने क्वेश्चन को गलत ले लिया, पहला गलती हो सकती है, संभावना है। और दूसरी गलती होती है कि कभी कभी हम डेटा को अच्छे से रीड ही नहीं कर पाते। हमको निकालना था मासिक का, हमने निकाल दिया वार्षिक का। दिया गया था मासिक का डेटा और पूछा था वार्षिक का, हमने मासिक का निकाल के, और ऑप्शन में था भी वो, हमने टिक कर दिया।
समझ आ रही है? तो इस पे ध्यान देना कि वो जो डेटा आपको दिया गया है वो आपसे मंथली दे रहा है, तो आपसे मंथली का ही पूछ रहा है या एनुअल का पूछ रहा है, या आपको एनुअल दे के एनुअल का पूछ रहा है या मंथली का पूछ रहा है। तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो दो ही गलती होने की संभावना होती है कि आपने या तो पहले स्टेटमेंट को गलत ले लिया, और दूसरा जो आपको आंसर निकालना था वो आपने मंथली के बजाय एनुअल, एनुअल के बजाय मंथली निकाली। बस यही गलती होती है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होगी वो कितनी होगी, कितनी परसेंट होगी, 100% होगी, 100% होगी कि नहीं होगी। अब 100% में से उसने बोला कि आय का, अपनी इनकम का कितना परसेंट, 20% किस पे खर्च कर दिया, खाने पे। ठीक है भैया, 20% तो खाने पे चला गया, तो बचा कितना, 80% बचा। कितना बचा आपके पास, 80%। आप इस 10,000 का भी निकाल सकते हो, लेकिन यदि ये 10,000 नहीं दिया जाता तो फिर तो आप परसेंटेज में लिखोगे कि नहीं। इसलिए मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ कि यदि उसने आय का 20% खाने पे खर्च किया तो अब बचा कितना, 80%। अब फिर से क्या लिखा है, आय का ही, क्या लिखा है फिर से, आय का ही, कितना परसेंट, 15%। मतलब 100% का ही 15%, मतलब 20% खर्च हो गया, 15% भी खर्च हो गया, मतलब 80 बचा। 80 में से 15 भी खर्च कर दिया, बोलो कितना बचा, कितना बचा, 80 में से 15 भी खर्च कर दिया, कितना बचा, 65 बचा। 65 में से 25 भी खर्च कर दिया, कितना बचा, 65 में से 25 भी खर्च कर दिया, कितना बचा, 40। 40 में से 10 भी खर्च कर दिया, कितना बचा, 30। तो एट द लास्ट आपको करना क्या पड़ेगा, आप सीधा इसको लीनियरली ऐड कर सकते हो, 20, 25, 15 और 10। 40 और 20 60, 60 और 10 कितना हो गया, 70। तो टोटल मिला के जो आपका खर्चा है इन सभी चीज़ों पर वो कितना हो रहा है, 70। तो हमने सीधा इसको ऐड कर लिया, हमने सीधा इसको क्या कर लिया, ऐड कर दिया। तो बचा कितना आपका, तो 30% आपकी या तो बचत है या तो वो शेष राशि है, या तो वो क्या है, बाकी जो दिया है आप कंपेयर वगैरह करके, अब इतना तो आप सीख ही गए हो। अब यहाँ बताओ इसका मतलब क्या है। अब यदि किसी व्यक्ति की इनकम यदि 100% है, हाँ है भाई, उसने 20% आय का, ठीक है, आय का किस पे खर्च कर दिया, खाने पे। अब बचा कितना, तो क्या वो आय का बोल रहा है या शेष का बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शेष का। शेष कितना बचा है, 80 का 25% कितना होता है, 80 का 25% बताओ। 80 का भी 25% मतलब 1/4 करोगे तो कितना आया, 20%। मतलब आय का 20% खर्च कर रहा है वो किस पर, किस पर, किराए पर। इसका मीनिंग ये है वो किराए पर जो एक्चुअल में खर्च कर रहा है वो आय का कितना खर्च कर रहा है, आय का कितना खर्च कर रहा है, 20, लेकिन शेष का कितना खर्च कर रहा था, 25। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ उसने किराए पे कितना खर्च किया, तो आप 25% नहीं निकालोगे, आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो भी आपके पास इनकम थी उसका कितना निकालोगे, वही आपका आंसर आएगा, किसका, किराए पे उसने कितना खर्च किया। समझ आया। चलो अब यदि आपके पास 80, 20 खर्च कर दिया था, 80 बचा था, 80 का भी आपने 25% निकाला, 20 खर्च हो गया तो बचा कितना आपके पास, 60। 60 का भी 10%, 60 का भी 10%, कितना हो गया, 6। तो आपने 60 का भी 10% खर्च कर दिया, मतलब 6% खर्च किया है अपने किस पर, किस पर, शिक्षा पर। यदि आपसे ये पूछा जाए कि शिक्षा पर उसने कितने रुपए खर्च किए होंगे तो आपको कितना निकालना पड़ेगा अपनी आय का, 6%, ना कि 10%। समझ आ रहा है। तो फाइनली 60 का 6% भी खर्च हो गया तो बचा कितना आपके पास, 54। तो एट द लास्ट आपके पास जो बचत होगी या जो बची हुई राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 54%। बाकी जो कंपैरिजन करना है उस हिसाब से हम डील करेंगे। और इसका और ध्यान रखना है कि हमको जो डेटा दिया गया है, अमाउंट जो दिया गया है वो मासिक का दिया है या वार्षिक का दिया है, ठीक है। और हमको निकालने के लिए क्या पूछा है, मासिक का ही पूछा है या वार्षिक का पूछा है। कन्फ्यूज़न इसमें बहुत हो जाती है जब बड़ा डेटा आता है ना, 10 लाख 20 लाख, और जब मल्टीप्लिकेशन करके जो 12 से जैसे मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, 12 पंजे 60 आ गया, 60 भी ऑप्शन में दिया है, वार्षिक वाला भी दिया है और मंथली वाला भी दे दिया। जैसे मैंने पहले बार में जो कांस्टेबल का पेपर लिया था उसमें कई लोगों ने गलती की थी, मंथली का देके वार्षिक पूछा था, कई लोगों ने मंथली निकाल दिया और टिक कर दिया। मंथली वाला भी था ऑप्शन में और वार्षिक वाला भी था, तो कई लोगों ने मंथली टिक कर दिया, तो गलती हो गई वहाँ पे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया तो आप नॉर्मल मंथली कंसिडर करके कर सकते हैं। इसको लिख लो और ज़रा जो प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है उसका आंसर आपको बताना है। समझाने वाला काम मेरा था, मैंने समझा दिया। समझ में आ गया तो नहीं भी लिखना है तो मत लिखो, क्वेश्चन आप कर दो। समझ में तो आ गया ना दोनों का मीनिंग, बस मुझे यही समझाना था। राहुल के वेतन में से 20% घर के किराए के रूप में काटा जाता है, ठीक है। फ्रॉम द सैलरी ऑफ राहुल 20% डिडक्टेड एज हाउस रेंट। हाउस रेंट में उसकी इनकम का 20% चला जाता है, ठीक है भैया। एंड 10% ऑफ द रेस्ट, 10% ऑफ द रेस्ट मतलब शेष का कितना, 10%। बचा कितना उसके पास, 80। 80 का 10%,
8 चला गया, कहाँ पे चला गया भैया? ही स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा पे खर्च हो गया। तो 80 में से 8 भी चला गया, बचा कितना? 72%। फिर क्या बोला? 72 का भी 10%, 72 का 10% 7.2, 72 का भी 10% 7.2, 7.2 घटा दो जरा 72 में से, कितना बचा? 72 में से 7.2 घटा दो, 64.8, कितना बचा? 64.8 बचा है। उस खर्च के बाद उसके पास कितनी राशि बची है? 1377। तो ये किसके बराबर होगा 1377? आ गया? कितना आया? 21-25 पूरा पूरा कट रहा है। चार अंकों तक इतना आ रहा है। इससे मैच करते हुआ कौन सा आ रहा है 4 अंकों तक? सही। आगे भैया देखो 20% यदि उसने हाउस रेंट पे खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना? 80%। 80 का आप 10% जानते हो कितना हो जाएगा? 8% उसने खर्च कर दिया है चिल्ड्रंस की एजुकेशन पर। बचा आपके पास 72%। और 72 का भी 10% आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा? 7.2% उसने खर्च कर दिया है ऑन क्लोथ्स। तो 64.8% रिमेनिंग बचा है जो कि 1377 के बराबर हुआ। तो यहाँ से जो आप 100% निकालोगे 1377 डिवाइडेड बाय 64.8 इंटू कितना 100 हटा के भाग आपको करना है और जो भी आएगा लगभग 2125 तो वो आप लगा देंगे। ठीक है, बाकी कट जाएगा, ऐसा नंबर नहीं आएगा कि जो कटे ना। ठीक है। अब हाँ, अब यदि वो आपसे पूछे कि कपड़ों पे उसने कितने रुपए खर्च किए, क्या पूछा आपसे? कपड़ों पे। कभी कभी क्या होगा कि जैसे ये नंबर नहीं कट रहा ना, जैसे नंबर नहीं कट रहा ना, अभी डेसिमल में आ रहा है, हो सकता है कि वो आपसे ये नहीं पूछे टोटल इनकम बताओ, वो आपसे ये पूछ ले कि उसने कपड़ों पे कितने खर्च किए। कपड़ों पे, तो कपड़ों पे कितना खर्च किया है? 7.2। जब आप इसका 7.2% निकालोगे तो हो सकता हो कि ये पूरा कट जाए, हो सकता है ये फिर पूरा कट जाए। तो डेटा एडजस्टेबल होता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि जो आपसे इनकम अभी नहीं निकल पा रही है क्योंकि कट नहीं रहा है। तो हो सकता है उसने जो क्लोथ का डेटा पूछा है, जब आप इस इनकम का 7.2% निकालोगे तो फिर हो सकता है पूरा पूरा कट के आंसर आ जाए। तो कभी कभी ये भी होता है। तो इसलिए कैलकुलेशन हमेशा एक बार में किया करो। यहाँ पे यदि वो आपसे ऐसा पूछे तो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे एक बार में करना है। ऐसा नहीं कि पहले इनकम निकालो फिर उसका 7.2% निकालो। समझ आ रहा है? ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस पर दिए हैं तो चलो। तो ये वाला वैरायटी बची है आपकी, और एक इलेक्शन पे करते हैं, एक कमीशन पे करते हैं, है ना। इलेक्शन वाला तो आता है लेकिन कमीशन वाले जो क्वेश्चंस वो अभी नहीं पूछे जाते हैं।
सुधीर अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 20% खर्च, इंग्लिश में पढ़ लेना, 20% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड्स ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, 10% ऑफ द टोटल सैलरी स्पेंड्स ऑन क्लोथ्स, आफ्टर हिज एक्सपेंडिचर ही इज लेफ्ट विद 20,000। व्हाट इज सुधीर सैलरी? सुधीर की सैलरी क्या होगी? बताओ भाई, बताओ जल्दी आंसर बताओ। पच्चीस % खर्च कर दिया, बचा कितना? 75। 75 का 20 मतलब 1/5। 1/5 कितना हो गया? 15%। 15% उसने खर्च किया है एजुकेशन पर, ठीक है। तो 75 में से 15 चला गया, कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। फिर 10% ऑफ द टोटल, हाँ अब वो देखो जरा क्या लिखा, 10% ऑफ द टोटल सैलरी। 10% ऑफ द लिखा क्या है देखो ना यहाँ पे, 10% ऑफ द टोटल सैलरी ही स्पेंड्स ऑन क्लोथ्स। टोटल सैलरी का 10%, टोटल सैलरी कितनी थी? 100%। 100 का 10% कितना होता है? 10। मतलब यहाँ पे 10% ही आएगा क्या? किस पे? क्लोथ्स पे। तो 60 में से 10 भी चला गया तो बचा कितना? 50%। कितना बचा? 50%। अब फाइनली क्या हुआ? आफ्टर हिज एक्सपेंडिचर ही इज़ लेफ्ट विद 20,000। तो 50,000 किसके बराबर? 50% किसके बराबर हो जाएगा आपका? 20,000 रुपये के। तो 100% कितना हो जाएगा? डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। हिंदी में हो सकता है उसने लिखा नहीं हो, लेकिन लिखा है कुल वेतन का 10% लिखा है। स्टेटमेंट को गलत पढ़ोगे गलत आंसर आएगा, बस ये समझाना था। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले आपको दो चीज़ें मैंने समझा दी कि स्टेटमेंट सही समझोगे आंसर भी सही आएगा, स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया आंसर भी गलत हो जाएगा। यहाँ 25% आय का खर्च किया, ठीक है कर दिया, बचा कितना आपके पास? 75%। अब 20% किसका? 20% किसका? शेष का, रेस्ट अमाउंट का। रेस्ट अमाउंट कितना बचा है? 75। 75 का 20 मतलब 1/5 होता है, बोलो कितना हो गया? 15। 15% उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। 75 में से 15 चला गया तो बचा कितना? 60 बचा है। अब उसने बोला कि 10% ऑफ द टोटल सैलरी। 10% ऑफ द टोटल सैलरी का मतलब है उसकी कुल इनकम यदि 100% थी तो 100 का ही 10% 10 ही होगा, तो उसने 10% ही अपनी आय का खर्च किया। तो अब यहाँ पे 60 का 10% नहीं निकालना था, तो 60 में से 10 सीधा माइनस होगा, तो 50% ही आपके पास रेस्ट अमाउंट बचेगा इन सब खर्चों के बाद, जो कि 20,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो 100% निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। अब यहाँ पे ऐसा कुछ बोला तो नहीं है मासिक वार्षिक, ऐसा कुछ बोला गया? वेतन बोला है, ठीक है वेतन आ गया, सीधी सी बात। अब चाहे उसे मासिक मानो चाहे वार्षिक मानो, ठीक है भाई। बाकी तो ये अपन कर ही चुके हैं। ये सब अपन कर चुके हैं। ये वाला एक इलेक्शन और एक कमीशन वाले बोनस वाले क्वेश्चन अभी बंद हो चुके हैं, अभी आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको एक आइडिया मिले कि हाँ यदि किसी दूसरे एग्जाम में आ जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी में नहीं आ रहा है, अभी तो आएगा नहीं, अभी 4-5 साल से तो बंद है भैया, आते नहीं है। जितनी वैरायटी आती वो मैंने आपको करा दी, और यही तक सीक्वेंस तक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यही लास्ट वाला जो कि व्यापम के लिए और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपको रेलवे में मिलेगा, खासियत है रेलवे में ये वाला क्वेश्चन, वैरायटी बहुत देते हैं और व्यापम में तो आती है। चलो भैया देख लो, 2 लोगों का ये 2 वाला वेन डायग्राम वाला है तो थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। 3 वाला भी अपन देख लेंगे। क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में
एक परीक्षा में 48% छात्र जो हैं भौतिकी में क्या हुए, फिजिक्स में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, और रसायन विज्ञान में 32% छात्र जो हैं वो क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश में मैं रीड कर दे रहा हूँ। इन एग्जामिनेशन 48% स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स, ठीक है, 48% जो है वो भौतिकी में, फिजिक्स में क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। 32% स्टूडेंट केमिस्ट्री में फेल हो गए, क्या हो गया, रसायन में क्या हो गया, ये फेल हो गए। और 20% स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 20% दोनों में फेल हुए, दोनों में क्या हुए, दोनों में फेल हुए। If the number of students who passed the examination was 880, if the number of students who passed the examination was 880, परीक्षा में पास होने वाले जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 880 हैं। By passing both the subjects, how many students appeared in the examination if the examination considered only of these two subjects, मतलब उस परीक्षा में दो ही विषय हैं, फिजिक्स और भौतिकी, ये माना गया है, उन्होंने लिख दिया है पहले ही कि ऐसे कन्फ्यूज़न ना हो कि वही बोले दो ही सब्जेक्ट की परीक्षा हो रही है क्या, ऐसा करके। तो उन्होंने नोट भी डाल दिया कि भैया एक ऐसी परीक्षा है जिसमें दो ही सब्जेक्ट हैं, एक फिजिक्स और दूसरा क्या है, केमिस्ट्री, ठीक है भाई। तो उसमें बोला है कि कितने स्टूडेंट जो हैं उस परीक्षा में अपीयर हुए होंगे, कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था उस परीक्षा में, जिसमें से ये डेटा आपको दिया गया है और आपको आंसर बताना है। चलो, कुछ याद होगा, नवी कक्षा में ये चीज़ आपने देखी थी। आपने यदि सेट वाला चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में, समुच्चय वाला यदि आपने पढ़ा होगा तो वहाँ भी आपने ये चीज़ देखी होगी, इस पे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला भी देखा होगा आपने, एक ये वाला याद है, ऐसा याद है कि नहीं याद है फॉर्मूला, ये एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार से वेन डायग्राम बनाते थे। ठीक है, चलो पहले तो समझ लो इसको। 2200 आंसर आ रहा है, चलो ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं दिया है। चलिए देखें, सपोज़ ये आपका फिज़िक्स है, ये आपका क्या है, केमिस्ट्री। पहले तो इस वेन डायग्राम को समझ लो, इसका मतलब क्या है। कोई भी चीज़ होगी, जैसे यहाँ पे पास और फेल का है, यहाँ पे क्या है, पास और फेल का है। कुछ ऐसा भी आएगा कि कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे दो तरह के लोग हैं, एक लड़का एक लड़की है, ऐसे करके भी दे सकता है। या फिर दो तरह के लोग हैं जहाँ पर कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक, ऐसे करके कोई भी वो डाल सकता है एलिमेंट। तो तब जैसे कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाय पीना नहीं पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हो, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करते होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा वाला ग्रुप ही नहीं हो जिसको कुछ पसंद ना हो सकता है कि नहीं हो सकता। भाई जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, आप पूरी की पूरी क्लास में बैठे हो, अलग अलग लोग हैं यहाँ पर। अब किसी को चाय पीना पसंद होगा, किसी को कॉफ़ी, किसी को कोल्ड ड्रिंक, कुछ ऐसे भी होंगे कि जिसे बिल्कुल भी नहीं पसंद होगा कोल्ड ड्रिंक पीना। हो सकता है, मे भी हो सकता है, संभावना है कि नहीं है। वो डेटा के ऊपर होगा कि हो सकता है डेटा में उसने मेंशन ही नहीं किया वो चीज़। तो वो हमको डेटा देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ दी गई। पहले तो इसको समझ लो कि ये जो पूरा का पूरा जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये रीजनिंग में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा इतना। ये पूरा रीज़न किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिज़िक्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिज़िक्स को। अब दो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे पास और फेल का दिया गया है, पास और फेल का, और लाइक और डिसलाइक का भी देगा। जैसे कोई फुटबॉल खेलना पसंद करता है, कुछ लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ना तो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं ना तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें दी जाएंगी आपको। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर ये चीज़। ये जैसे आपके पास वेन डायग्राम में बना रहा हूँ, दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी। अभी समझा रहा हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसे ये फिज़िक्स वाला है, और ये क्या है, केमिस्ट्री वाला है। ये पास वाला मैं बना रहा हूँ, और या फिर क्या बनेगा, फेल्ड वाला।
या तो पास होगा या तो क्या होगा, फेल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये वेन डायग्राम बना है, तो इसका जैसे मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा जो गोला दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा रीजन, इसका मतलब क्या है, फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट या फिर फिजिक्स में फेल होने वाले स्टूडेंट। क्या है इसका मतलब, फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट या फिजिक्स में फेल होने वाले स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ये पूरा का पूरा जो गोला है, रीजन जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा रीजन होगा आपका, केमिस्ट्री में पास होने वाले विद्यार्थी या फिर केमिस्ट्री में क्या, फेल होने वाले विद्यार्थी। चलो अब ये जो रीज़न होगा इसका मतलब क्या होगा, ये हटा दिया जाए, ये इतना क्वेश्चन हटा दिया जाए, कट कर दी जाए। इसका मतलब क्या होगा, फिजिक्स में, केवल फिजिक्स में, किस में, देखो फिजिक्स में पास होने का मतलब है, यदि मैं आपसे बोलूं फिजिक्स में पास होना, तो इसके मतलब होगा कि फिजिक्स के अलावा भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें वो विद्यार्थी पास हुआ होगा। जैसे आपका टेस्ट हुआ, आपका टेस्ट में 4 सेक्शंस हैं, आपके टेस्ट में कितने सेक्शन हैं, 4, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है और इंग्लिश है। मैंने कहा किरण आप मैथ्स में पास हो, आप मैथ्स में पास हो, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, इनकम्प्लीट जैसा आपको लग रहा होगा। मैथ्स में पास होने का मतलब क्या, मैंने ये बोल दिया कि बाकी सब में फेल हो, मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना, मैंने कहा आप मैथ्स में पास हो, तो इसका मतलब क्या है कि और भी हो सकता है कि सब्जेक्ट हो जिसमें आप या तो पास होगी या तो क्या होगी, फेल होगी, 2 ही केस बन सकते हैं। तो इसी तरह इसका जो मतलब होगा क्या होगा, केवल वाला रीज़न होता है। जैसे मैंने कहा कि किरण आप केवल मैथ्स में पास हो, इसका मतलब क्या हुआ, केवल मैथ्स में ही पास हो आप, बात समझ आ रही है ना। तो केवल का मतलब क्या हुआ, ये जो रीज़न आपको दिख रहा होगा, ये वाला का पूरा पूरा रीज़न, ये ऐसा चंद्राकार जैसा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपके, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली को। तो इसीलिए जब भी हमसे कुछ बोला जाए, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो जब हम सर्कल बनाएं तो उसको हमको बाहर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ता है, बाहर, क्योंकि ये वाला जो नंबर होगा ये इस पूरे रीज़न को दर्शा रहा है, इस पूरे के पूरे एंटाइटी को दर्शा रहा होगा। बात समझ आ रही है। लेकिन मैं बोलो कि केवल चाय पीना पसंद करते हैं, तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, फिर इधर रखना पड़ेगा। केवल फिजिक्स में पास होते हैं, इधर रखना पड़ेगा। केवल फिजिक्स में फेल होते हैं, इधर रखना पड़ेगा। तो ये वाला जो रीज़न होता है, ये किसका रीज़न होता है, आपका ओनली वाला रीज़न होता है। चाहे ऐसा बनाओ चाहे आप ऐसा बनाओ, ये दूसरे वाले का हो गया। जैसे फिजिक्स में केवल फिजिक्स में पास होते हैं या केवल फिजिक्स में फेल होते हैं, ये इसी तरह ये क्या हो जाएगा आपका, केवल केमिस्ट्री में पास होना या केवल केमिस्ट्री में फेल होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो इस प्रकार से लेंस जैसा दिख रहा है, ये क्या है, ये बोथ वाला है। ये कौन सा रीज़न है आपका, बोथ वाला है। जैसे पर इंटरसेक्शन कहते हैं, अभी आपने जो फॉर्मूला देखा था उसमें इंटरसेक्शन आ रहा था, माइनस कर रहे थे, क्यों कर रहे थे वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये कौन सा रीज़न होता है आपका, बोथ। बोथ का मतलब क्या है, दोनों में, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास होना या फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में फेल होना। या कुछ ऐसे लोग जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों ही पीना पसंद करते हैं, वो ये वाला रीज़न होगा। या कुछ ऐसे लोग जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद नहीं करते हैं, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हम इस प्रकार से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आया, समझ आया। चलो अब दूसरी बात यहाँ पर ये करते हैं, जैसे उसने बोला है 880, क्या बोला है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन वॉज 880। 880 का मतलब है किसी ना किसी प्रकार से ऐसे स्टूडेंट हैं 880 जो कुछ फिजिक्स में पास हुए होंगे, कुछ केमिस्ट्री में पास हुए होंगे और दोनों में भी पास हुए होंगे, दोनों में भी पास हुए होंगे ना। कुछ ऐसे भी होंगे ना जो केवल फिजिक्स में पास हुए होंगे, कुछ केवल केमिस्ट्री में पास हुए होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों में भी पास हुए होंगे। तो वो डेटा आपको ऐसा दिया गया है, बात समझ आ गई ना। अब जैसे फेल बोल देता कि इतने कैंडिडेट फेल हैं, तो उसमें क्या मतलब हो जाएगा उसका, कुछ केमिस्ट्री में भी फेल हो सकते हैं, कुछ फिजिक्स में भी फेल हो सकते हैं। मतलब कुछ केवल केमिस्ट्री में फेल होंगे, कुछ केवल फिजिक्स में फेल होंगे और कुछ दोनों में भी फेल हुए होंगे। बोथ वाला रीज़न भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते क्योंकि दिया ही नहीं जाता उसका डेटा। ये समझ आ गया। चलो अब ज़रा आ जाओ ज़रा क्वेश्चन पर। ये किसका है पूरा स्टेटमेंट, फेल, फिजिक्स में फेल। ये वाला भी किसका है, फेल। और ये वाला भी किस में है, फेल। तो हम यहाँ पे देखो ज़रा क्या बनाएंगे, ये फिज़िक्स, ये क्या आपका केमिस्ट्री। तो फिज़िक्स में कितने परसेंट फेल हुए, 48। तो मैंने इसको कहाँ रखा, मैंने इसको कहाँ रखा, कहाँ रखा मैंने, 48%, ये रखा, रख दिया। चलो केमिस्ट्री में कितने फेल, 32, उसको अपन कहाँ रखेंगे। और दोनों में कितने फेल, 20%, तो इसको कहाँ रखोगे आप, यहाँ बीच में रख दिया। ये मैं किसका बना रहा हूँ, फेल वाले का आपने
वेन डायग्राम बनाया। अभी बताओ कि टोटल मिला के यदि 48 है, जिसमें से ये 20 आ गई, पूरा का पूरा रीजन 20 है, तो ये कितना बचेगा आपका? ये कितना बचेगा? कितना बचेगा? 28% बचेगा। ये पूरा का पूरा रीजन कितना है? 32 है, जिसमें से ये 20 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 12। तो ये जो वेन डायग्राम बना हुआ है ये ऐसे कैंडिडेट्स का है जो किसी ना किसी प्रकार से उस एग्ज़ाम में फेल हुए। हो सकता है कि कुछ एक सब्जेक्ट में फेल हुए और कुछ दोनों में फेल हुए। उसका डेटा आपको पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उस परीक्षा में 28% केवल ऐसे कैंडिडेट हैं जो केवल किस में फेल हुए? केवल फिजिक्स में फेल हुए, केवल फिजिक्स में फेल हुए। 12% केवल ऐसे हैं जो कि किस में फेल हुए? केमिस्ट्री में। और 20% ऐसे हैं जो कि किस में फेल हुए? दोनों में फेल हुए। टोटल मिला के कितना हो रहा है देखो जरा, टोटल मिला के चेक करो कितना हो रहा है? 20, ये कितना हो रहा है आपके पास? 28 और 12 40, 40 और 20 कितना? 60। क्या ये टोटल 100% आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पास हुए। अब उस पास में आपको ये नहीं पता कि केवल फिजिक्स में कितने पास हुए, केवल केमिस्ट्री में कितने पास हुए और दोनों में कितने पास हुए। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि बाय पासिंग बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब ये माना गया है कि जो 880 विद्यार्थी हैं वो हो सकता है एक सब्जेक्ट में पास हो सकता है दोनों में भी पास हो। तो इसका मतलब ये टोटल मिला के हो रहा है 60 और बचा कितना? 40। तो जो 40% का जो डेटा है वो पास वाले कैंडिडेट्स हैं। 40% कौन से कैंडिडेट हैं? वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। तो इसका मतलब होता है एटलीस्ट। इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी क्योंकि वर्ड ऐसा यूज़ करेगा वो, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कैंडिडेट आपको दिए गए हैं। क्या दिए गए? कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कैंडिडेट्स आपको दिए गए हैं। तो कम से कम एक का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी। लेकिन यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं? 2 ही सब्जेक्ट हैं। तो इसका मतलब होगा जो 880 कैंडिडेट है वो ऐसा भी बोल सकता था कि एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में पास होने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 880। तो कभी कभी वो ऐसा वर्ड यूज़ करे तो उसका मतलब भी समझ जाना, ठीक है। तो 880 का मतलब ये है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कैंडिडेट्स आपको दिए गए हैं। मतलब 40% किसके बराबर है? 880 के बराबर है। तो 40% 880 के बराबर है, तो 100% क्या हो जाएगा? और क्या बोला है? 100% मतलब क्या? पास प्लस फेल। 100% क्या? पास प्लस फेल। पास प्लस फेल का मतलब क्या है? टोटल अपीयर्ड, टोटल अपीयर्ड। तो 100% टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स आ गए आपके पास कितना? 2200 विद्यार्थी ऐसे हैं जो उस परीक्षा में क्या हुए थे? अपीयर हुए थे। अब कभी कभी ये चीज़ आपको ऐसे भी देखने को मिलेगी ना, जो फॉर्मूला है आपका, ये एन ऑफ ए है, ये पूरा का पूरा है, ये एन ऑफ बी है, ये पूरा का पूरा है। तो ये चीज़ 2 बार आ जाती है। जब आपने 48 लिया तो 48 में क्या आ गया? 20 आ गया। जब आपने 32 लिया तो 32 में 20 आ गया। तो 20 कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। इसलिए उसको एक बार क्या करना पड़ता है? उसको एक बार क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। इसलिए फॉर्मूला यहाँ से बना है। तो ये चीज़ 2 बार, भाई देखो 48 में भी 20 आ गया और 32 में भी 20 आ गया, वो 2 बार आ गया। उसको एक बार हटाना पड़ेगा। एक बार हटाने के लिए इसलिए हम इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं। बात समझ आ गया? तो ये जो केस होता है इसको आइदर और भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? आइदर और। आइदर और का मतलब है एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास होना या फेल होना। पास होना तो या तो आइदर और आ जाएगा, ना आइदर और का मतलब पास ना होने वाले। समझ आ रहा है? तो ऐसे लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। तो लैंग्वेज को भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसी लैंग्वेज आए तो आप परेशान मत होना उसमें। अब देखो कभी कोई वो मिक्स करता है, कैसे? जैसे ये वाला डेटा किस में दिया? फेल। ये वाला डेटा किस में दिया? फेल। ये वाला डेटा वो क्या कर देता? क्या कर देता? क्या कर देता? पास कर देगा। क्या कर देगा? ये तो देखो अभी तो आपको सीधा सीधा दे दिया फेल 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 फेल, तो आपने तुरंत एक वेन डायग्राम बना लिया, फेल वाला पूरा बन गया। बना कि नहीं बना? अब वो 2 बार फेल देगे, एक डेटा आपको पास का दे देगा। तो आप इसमें क्या करोगे? यदि 48% फिजिक्स में फेल हुए तो रिमेनिंग कितने बचे? 52 क्या हुए? फिजिक्स में पास हुए होंगे। फिजिक्स में क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। 32% यदि केमिस्ट्री में क्या हुए? फेल हुए। फिर रिमेनिंग कितने बचे? 68 क्या हुए होंगे? केमिस्ट्री में पास हुए होंगे। और दोनों में कितने पास हुए? 20। तो अब आप जो वेन डायग्राम बनाओगे वो किसका बनाओगे? पास का।
किसका बनाओगे? पास का। बन जाएगा। समझ आया? तो मिक्स करके भी देगा वो आपको कभी कभी, 2 डेटा फेल का 1 डेटा पास का। समझ आ गया? दो क्वेश्चन और कर लूँ। इलेक्शन वाला टेस्ट है आज। हटा दें? एक आप लोग बता दो, एक मैंने करा दिया, समझा दिया मैंने पूरा डिटेल में। बस इसके बाद मैं इलेक्शन वाला एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इलेक्शन वाला मैं समझा दे रहा हूँ कि उसमें भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक परीक्षा में 35% स्टूडेंट फेल हो गए, क्वांट में 42% फेल हो गए, वर्बल रीजनिंग में ऐसा करके 40% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इफ 2 स्टूडेंट पास इन बोथ द टॉपिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर टू राइट? इधर ओरली कर लोगे ना ऐसे तो। 35 + 42 - 14, और उसको 100% में से माइनस कर लो, जो बचा वो पास का हो गया। जहाँ फार्मूला सीधा लगे फार्मूला लगा दिया करो। देखो 35 + 42, और या सीधा 42 में 42 में से 14 घटा लेना है, तो ये 35% + 42% माइनस कितना हो गया? 14%। सब फेल का डेटा है। तो हमको पास का डेटा दिया है क्या? हमको पास का डेटा दिया है क्या? हाँ, पास का डेटा दिया है, हमको पास का डेटा दिया है। तो ये पूरा फेल है, 100 में से माइनस करेंगे, पास का डेटा आ जाएगा। उसको आप बराबर करो 2 2 2 2 के साथ और 100% निकाल दो। बता दो आंसर कितना आ रहा है? 500, 600, 700, 800? 500, 600, 700, 800? 600 आ रहा है। तो हो गया? आगे सभी का आ गया? कितना आया अभी? 600, 800, 500? कितना आ रहा है? बाकी लोग क्या ही करते हो तुम लोग यार, ये तो बता रहे हो आंसर। 600। तो बस एक साथ बोल दो, एक ही सुर ताल के साथ बोल दो कि 600 आ रहा है। आया? क्यों नहीं आया? ये नहीं कर पा रही हो? जोड़ घटाना कर दिया तो कितना आया? ये इसको सॉल्व कर लो, उसको 2 2 2 के बराबर कर दो, 100% का मान निकाल लो। बाबू बताओ क्या यार तुम लोग ऐसे करते हो? जोड़ घटाना नहीं आता। 5 2 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, घटाना है 14, 7 में 3 7 में 63, घट जाएगा 100 में से तो 37 हो जाएगा। 37% जो है वो 2 2 2 2 के बराबर है। 100% जो हो जाएगा वो 2 2 2 डिवाइडेड बाय 37। 3 डिजिट जो ऐसे रिपीट होते जाते हैं, ऐसे 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 3 7 13 37 से कटते हैं। चलो इलेक्शन पे आ जाओ। अब इलेक्शन, अभी देखो यूपी पे इलेक्शन हो गए हैं, किसकी सरकार आ गई? योगी बाबा जी की आ गई, मुख्यमंत्री जी के हमारे। ठीक है, एक चुनाव में जिस उम्मीदवार, ये तो हिंदी में यार, ये मैंने ये ट्रांसलेटर से मैंने किया ना तो बड़ा दिक्कत होता है। इंग्लिश को हिंदी मत देखो, तुम हिंदी अवॉइड करो, ठीक है? ट्रांसलेटर से मैंने किया, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश रीड करो। इंग्लिश में मैं समझा दे रहा हूँ। इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट हु गॉट 60% ऑफ द वोट्स कास्ट वॉन बाय 200 वोट्स। एक उम्मीदवार जिसको 60% वोट मिले हैं वो 200 मतों से क्या हुआ है? जीता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट इफ 66.67% ऑफ पीपल कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स। तो सबसे पहले तो वोट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप पहले तो समझ लो कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में फ्रेम की जाती हैं। वैसे तो बहुत बड़ा
हम डिस्कस करें तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम बस ये डिस्कस कर ले रहे हैं कि प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाती हैं और जो आपको मिलेंगी। ठीक है, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है आपके पास, एक निर्वाचन क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या पूरे के पूरे लोग वोट डालते हैं? एक क्राइटेरिया होगा, एक क्राइटेरिया होगा। तो क्वेश्चन में वो भी बता सकता है आपको कि इतनी उम्र के लोग जो हैं वो वोट डाल रहे हैं, है ना। चलो, तो कौन से लोग वोट डालेंगे? जिनका नाम किस में होगा? जिनका नाम किस में होगा? मतदाता सूची में होगा, वोट वही डालेगा। चलो, तो ये जो मतदाता सूची में जितने लोग होते हैं वो टोटल 100% कहलाएंगे। वो टोटल क्या कहलाएंगे? 100% कहलाएंगे। तो 100% किसको मानना है वो प्रश्न पर निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर करता है? प्रश्न पर निर्भर करता है। हो सकता है कि वो आपसे बोले कि एक शहर है जिसकी जनसंख्या 100% आपको मानना पड़े और बोला जाए कि इसमें से 20% लोग ही एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। कितने लोग? तो भाई 20% लोग ही को लिए जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा बनाया भी नहीं जाएगा। आप बस इतना मान के चलो, वोट कौन डालेगा? जिनका नाम मतदाता सूची में होगा, और उसको अपन क्या मान रहे हैं? 100%, 100% मान रहे हैं। ठीक है, अब बताओ, अब दो कितने केस बन सकते हैं? अब इसमें सपोज 2 ही उम्मीदवार हैं, 2 ही उम्मीदवार हैं। अभी तो आपके पास बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं तो डिवाइड हो जाता है ना। प्रश्न जो आएगा वो लिमिटेड आएगा, छोटा प्रश्न बनाएगा, बड़ा प्रश्न नहीं बना पाएगा। तो वो कितने उम्मीदवार देगा? कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 देगा, और फिर छोटा कर देगा। 4 उम्मीदवार देगा तो क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा उसे। अभी 2 उम्मीदवार दे रहा है, 2 उम्मीदवार देगा तो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बड़ा कर सकता है। कैसे? एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार क्या है? बी। एक जीतेगा, एक क्या होगा? हारेगा। जीतने हारने की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? जो लोग वोट डालेंगे, जो लोग वोट डालेंगे। अब देखो जरा, ये है 100% आपके पास। अब इसमें केस क्या क्या बन सकते हैं? पूरे के पूरे लोग हैं मतदाता सूची में, क्या सारे लोग वोट डालने जाते हैं? क्या सारे लोग वोट डालने जाएंगे? संभावना है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि वोट डालने नहीं गए। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। हो सकते हैं, जैसे 10% यदि लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने वोट डाला? 90% लोगों ने वोट डाला। कितने लोगों ने वोट डाला? 90। 20% लोगों ने यदि वोट ही नहीं डाला तो कितने लोगों ने वोट डाला होगा? 80% लोगों ने वोट डाला होगा। बात समझ आ गई? चलो, अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं क्या जो इनवैलिड हो? इनवैलिड हो नहीं, नोटा तो फिर भी काउंट किया जाएगा ना उसमें कि हाँ वो उसने वोट तो दिया है, लेकिन वो अमान्य में काउंट हो जाएगा कि भैया हाँ इनवैलिड वोट्स हो गए, या किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से वोट डाला है। तो किसी प्रकार से जो भी इनवैलिड वोट्स हैं वो जो है आपके आ सकते हैं। तो क्या जीतने वाले और हारने वाले में इनवैलिड वोट्स का कैलकुलेशन होगा? नहीं होगा। होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। तो ये वाले वोट भी क्या हो गए? आपके बाहर हो जाएंगे। अब बचे कौन से वोट? कौन से वोट बचेंगे आपके पास? वैलिड वोट्स, जिसे कहते हैं वैध मत। कौन से मत कहेंगे? वैध मत। और ये क्या है आपके? अब ये जो डेटा आपको दिया, ये जो डेटा है, ये सारी की सारी जो चीज़ें, ये नंबर में भी आ सकती है, परसेंटेज में भी आ सकती है। किस में आ सकती है? नंबर में भी और परसेंटेज में। जब जब परसेंटेज में आएगा प्रश्न सिंपल बनेगा, और जब भी वो आपको डेटा नंबर में दे देगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये चीज़ परसेंटेज में दे सकता है, नंबर में भी दे सकता है। ये भी परसेंटेज में दे सकता है, नंबर में भी दे सकता है। ये भी परसेंटेज में दे सकता है, नंबर में भी दे सकता है। तो अब जो बचेंगे वैलिड वोट्स, अब इसमें से ही एक व्यक्ति जीतेगा और एक व्यक्ति क्या होगा? हारेगा। लेकिन कास्टेड वोट्स में किस किस की गिनती होगी? डाले गए वोटों में किसकी काउंटिंग मानी जाएगी? डाले गए वोटों में किस किस की गणना की जाएगी? वैलिड प्लस इनवैलिड। ये जो वोट्स हैं ये कौन से वोट हैं? कौन से वोट हैं? डाले गए, पोल्ड वोट्स हैं। जिन्होंने वोट डाला है उन डाले गए वोटों में किस किस की गिनती की जाएगी? वैलिड प्लस इनवैलिड। वैलिड प्लस इनवैलिड। जिन्होंने वोट नहीं डाला वो तो काउंट ही नहीं होंगे। हाँ, वो किस में काउंट होंगे? टोटल वोटर्स की लिस्ट में काउंट होंगे। ये क्या है? ये क्या है? टोटल वोटर्स हैं। ये क्या है? टोटल
वोटर्स हैं। तो यदि बोला जाए कि डाले गए मत कितने हैं, डाले गए मत कितने हैं, तो इसका मतलब होगा वैलिड प्लस इनवैलिड वोट्स आपको टोटल मिला के बताने हैं। टोटल वोटर्स पूछ रहे हैं, मतलब जिन्होंने वोट नहीं डाला उनको भी फिर शामिल करना पड़ेगा, लेकिन जिसमें जो जीता है हारा है उसका कैलकुलेशन किस में होगा, केवल वैलिड वोट्स में से। अब इसको ज़्यादा मिलेंगे, किसी को क्या मिलेंगे, कम। जितना भी ज़्यादा गैप होगा वो उसके मेजॉरिटी वोट्स हो जाएंगे, उतने मतों से वो ज़्यादा या तो जीतेगा या तो दूसरा क्या होगा, हारेगा। समझ में आ रहा है? चलो, ये बहुत ही सिंपल केस है। एक चुनाव में जिस इन इलेक्शन द कैंडिडेट हु गॉट 60% ऑफ द वोट्स कास्ट वन बाय 200 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट इफ 66.67% पीपल कास्ट देयर वोट। कितना है केवल, कितने लोगों ने वोट डाला है, केवल 66.67%। 66.67% मतलब कितना होता है, 2/3। 2/3 66 एंड 67% मतलब आपका कितना हो जाएगा, 2/3। मतलब टोटल कितने लोग हैं, 3, लेकिन वोट कितने लोगों ने डाला, 2 रेशो में लोगों ने वोट डाला। मतलब यदि सपोज यदि टोटल 300 लोग रहे होंगे तो वोट कितने लोगों ने डाला है, 200 लोगों ने। ये टोटल कुल लोग हैं, कुल वोटर्स हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, डाले गए। ये क्या हो जाएंगे आपके डाले गए मत। ठीक है, बात समझ आ रही, चलो। एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स, और यहाँ पे कोई भी अवैध मत नहीं है, कोई भी अवैध मत नहीं है, मतलब अवैध मत है ही नहीं। अवैध मत क्या है ही नहीं, 0। ठीक है, तो ये जो पूरे के पूरे जो मत हैं वो वैलिड वोट है, पूरे के पूरे जो वोट हैं वो क्या है आपके वैलिड वोट है। अब उसमें से एक व्यक्ति जीता और एक व्यक्ति क्या है, हारा है। तो 2/3 लोगों ने ही वोट डाला है। चलो, यदि जीतने वाले को कितना मिला, 60% मिला। जीतने वाले को कितना मिला, 60% मिला। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। किसका, टोटल वोट्स का, टोटल वोट्स का। बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी वो वैलिड बोलेगा, इनवैलिड बोलेगा और टोटल बोलेगा तो उसमें लैंग्वेज फिर से ध्यान रखना। लैंग्वेज आपने गलत पकड़ ली, गलत हो जाएगा पूरा प्रश्न। यदि वो बोल रहा है कि ए जीता है, ए को यदि 60% मत मिल रहे हैं तो 60% उसे वैध मतों का मिल रहा है या 60% उसे कुल मतों का मिल रहा है, कैसी लैंग्वेज में बोली गई है उसका विशेष ध्यान रखना। बस गलत पढ़ लोगे गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज पे बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो, तो 60% यदि जीतने वाले को मिला, सपोज ये 2 लोग हैं, तो हारने वाले को कितना मिला, 40। अंतर कितना आया, 20%। 20% किसका, 20% किसका, 20% जो है वो किसके बराबर है, ठीक है। तो आप बराबर कर दो यहाँ पर, बोलो 100% कितना आ जाएगा, कितना, 1000। आगे अब ये बताओ क्या क्या बोला गया इसमें कि लोगों ने द वोटिंग लिस्ट 66.67% पीपल कास्ट देयर वोट एंड द टोटल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट। फाइंड द टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट।
ये जो आए टोटल आपके पास निकल कर आए हैं, जो कि कौन से वोट होंगे, डाले गए, मतलब जिनमें से व्यक्ति जीता और हारा है। तो ये कितने हैं आपके पास, 2/3 है। तो जो 2/3 है वो यदि 1000 के बराबर होगा तो आप 1 का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। कितने बार कट जाएगा, 50, 500 × 3, ठीक है 1500। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वैलिड इनवैलिड वाला एक क्वेश्चन कराना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, आ जाएगा वो, तो इसलिए तैयार रहना उसके लिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करा के परसेंटेज, हाँ आज नहीं आएगा, नेक्स्ट हो सकता है। देखो इलेक्शन और कमीशन वाले बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए लास्ट में करा रहा हूँ, लीस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए लास्ट में। बाकी ऐसा नहीं कि परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, किसी परीक्षा में पूछ लेगा, सिंपल पूछेगा, ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके, ये अरे मेरा ही है ये काम।